ग्राहक दुकानदार का संपर्क सेतु, बाजार मोबाइल ऐप। लॉकडाउन की अवधि में ग्राहकों को दुकानों की उपलब्धता के बारे में जानकारी, आपके आसपास के क्षेत्र में राशन, फल, सब्जी, दूध और दवाइयों का पूरा ब्यौरा। इसका उद्देश्य मात्र यही है कि लोग अनावश्यक घरों से ना निकले, कि लोग इस ऐप का अधिक से अधिक उपयोग करें ताकि मौजूदा संक्रमण से हम लोग लड़ पाए। आज ही डाउनलोड करें बाजार मोबाइल ऐप। घर में रहें, सुरक्षित रहें। आज कोविड-19 से पूरा विश्व और हमारा देश ग्रसित है। ऐसे में एक कल्याणकारी राज्य की सफल तस्वीर आ रही है झारखंड से। राज्य के युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार ले रहे हैं लोक हितकारी फैसले। देखते हैं हेमंत सरकार की कुछ तैयारियों को। हर प्रकार के कार्ड धारक एवं बगैर कार्ड सभी परिवारों को मिलेगा भरपूर राशन। शहरों में खोले गए हैं सीएम किचन, दाल भात केंद्र, कम्युनिटी किचन, मुख्यमंत्री दीदी किचन, ताकि राज्य में कोई भी भूखा न रहे। क्वारंटीन केंद्र और आइसोलेशन वार्डों के पुख्ता इंतजाम। जमाखोरी और कालाबाजारी पर लगाए गए रोक। करेंगे कोरोना पर साथ मिलकर प्रहार, ताकि कोई न सोए भूखा एक भी रात। जन जन के साथ है हेमंत सरकार। एक सर्किट हाउस। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते और छींकते वक्त अपने मुंह पर रुमाल और टिश्यू रखकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का साधना प्लस में। आपके साथ मैं हूं आदर्श तिवारी। आप देख रहे हैं खबर बिहार झारखंड। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। दरअसल बिहार जाने वाली स्पेशल ट्रेन आज दिल्ली से 3 बजे चलेगी और दोपहर 3 बजे का यह समय रखा गया है। दिल्ली से बिहार के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी और प्रवासी मजदूरों को वापस बिहार लेकर यह ट्रेन जाएगी। और लेकिन इस बीच सबसे खास बात यह है कि पप्पू यादव के अनुरोध पर दिल्ली सरकार की यह पहल हुई है। पप्पू यादव ने बिहार सरकार पर ट्रेन रोकने का आरोप लगाया है। प्रवासी मजदूरों को वापस बिहार लेकर यह ट्रेन जाएगी। दोपहर 3 बजे दिल्ली से ये स्पेशल ट्रेन बिहार के लिए रवाना होगी और इससे प्रवासी मजदूरों को बिहार वापस उनके घर तक पहुंचाया जाएगा। ऐसे में सबसे खास बात यह है कि जिस तरीके से पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि बिहार में स्पेशल ट्रेन चलाने को लेकर, प्रवासी मजदूरों की वापसी को लेकर, कोटा में फंसे छात्रों को लेकर राजनीति हो रही है, तो इसी बीच अब ये जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि पप्पू यादव के अनुरोध पर दिल्ली सरकार की ये पहल हुई है और दोपहर 3 बजे दिल्ली से बिहार के लिए ये स्पेशल ट्रेन चलेगी। हमारे साथ इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए पटना से वरिष्ठ संवाददाता अजय कुमार फोन लाइन पर हैं। अजय, इस पूरे प्रकरण में पप्पू यादव का क्या रोल है? देखिए, पप्पू यादव जैसा कि वो दावा कर रहे हैं कि उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री से बात की है कि जो बिहारी दिल्ली से पटना आना चाहते हों उनको रेल से आने के लिए जो व्यवस्था करनी है वो दिल्ली सरकार करे। अगर संभव हो तो पप्पू यादव भी उसमें सहायता करेंगे। ये ऐसा उनका दावा किया जा रहा है। हालांकि सिर्फ पुष्टि ना अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं ना बाकी कोई कर पा रहा है। हालांकि वो दावा कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, ट्वीट किया है तो उससे उन्हीं की बात पर विश्वास करना होगा अभी तो। लेकिन दूसरी ओर अगर आप देखेंगे ये कंपल्सन ऑफ पॉलिटिक्स एक शब्द में कहा जाए, जो कुछ भी चल रहा है अभी भी मजदूरों को या प्रवासी जो बिहारी है बिहार वापस आना चाहते हैं उसको लेकर के ये कंपल्सन ऑफ पॉलिटिक्स जारी है।
कई जगह ये कहा जा रहा है कि वो नहीं आने देना चाह रहे हैं, मतलब बिहार सरकार ही नहीं आने देना चाह रही है ज्यादा से ज्यादा लोगों को, कि उनको जो है एक तरह से ट्रेनिंग में या उनको हैंडल करने में जो बिहार सरकार के पास पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, यह बिहार सरकार पे आरोप लग रहा है। वहीं बिहार सरकार को अगर आप देखेंगे तो बिहार सरकार कह रही है कि जो लोग आना चाह रहे हैं उनको हमने ऐसी सुविधा दी है कि उनके चेहरे पर मुस्कान खिली हुई है। तो दोनों ओर से अपने दावे और क्या कहें प्रति दावे किए जा रहे हैं, लेकिन देखना ये हुआ कि क्या सचमुच में जो 27 लाख का आंकड़ा जो प्रवासी बिहारी बाहर हैं वो बिहार आना चाहते हैं, क्या उसको हैंडल करने के लिए बिहार सरकार तैयार है? अगर नहीं है तो जाहिर सी बात है इस तरह की बातें आती रहेंगी और पक्ष विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा। आपको बता दें कि इससे पहले जो है कर्नाटक ने जब ट्रेनें बंद करने के बाद कही थी कि बिहार नहीं भेजेंगे, उसके बाद फिर वहां भी यू टर्न हुआ, वहां से हुआ कि नहीं ऐसी बात नहीं है, वो भेजने को तैयार है। सुशील मोदी जो यहाँ के डिप्टी सीएम है उन्होंने इस बात की पुष्टि भी की। चल रहे हैं दावे, पॉलिटिक्स हो रहा है कंपल्सन का जाहिर तौर पर, क्योंकि अगर राज्य में इलेक्शन नजदीक हो तो कंपल्सन और पॉलिटिक्स देखने को मिलती ही है। लेकिन इस बीच और क्या जानकारी मिल रही है अजय? क्या कोई संख्या निकलकर सामने आई है कि दिल्ली से कितने की संख्या में ये प्रवासी मजदूर बिहार पहुंचेंगे? देखिए, एग्जैक्ट आंकड़ा कोई नहीं देने की स्थिति में है कि हाँ कितने हैं, लेकिन हम आपको उन आंकड़ों का रेफरेंस दे रहे हैं जिन आंकड़ों में जब पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार से पूछा था कि कितने लोग बाहर फंसे हुए हैं, उनको लाने की क्या व्यवस्था की जा रही है, उनको लाने के बाद उनको क्वारंटाइन करने की या उनको सुविधाएं देने की क्या व्यवस्था की जा रही है, तो उस समय वो आंकड़ा लगभग 27 लाख का बिहार सरकार ने बताया था। और वो आंकड़ा जो है उन्होंने इस आधार पे दिया था कि जब 1000 रुपए जो प्रवासी बिहारी हैं उनके खाते में डालने की बात की जा रही थी, तो उनके पास जो आवेदन आए थे वो 27 लाख का आए थे, जिसमें से इनका दावा है कि 25 लाख तक के लोगों का उन्होंने एक तरह से कई आवेदन की पुष्टि कर दी है कि हाँ इन लोगों को दिया जा सकता है। उनमें से बहुतों को दिया जा चुका है, मतलब ज्यादातर लोगों को दिया जा चुका है, ऐसा बिहार सरकार का दावा है। तो उन आंकड़ों पर विश्वास करें तो इतना संभव नहीं है। अगर आप देखेंगे ऑन एन एवरेज अगर रोज 5000 से 7000 और मान लीजिए 20 ट्रेनें आज आ रही हैं, तो 20 ट्रेनों में अगर 20,000 लोग आते हैं तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर 25 लाख लोग आना चाहेंगे या नहीं तो 50% भी लोग आना चाहेंगे तो कितने दिनों तक ट्रेनों को चलाना पड़ेगा, एक बात। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसके अलावा भी बहुत से ऐसे मजदूर हैं जो विभिन्न राज्यों में फंसे हैं, वो पैदल चल चुके हैं, वो एक जत्थे के रूप में कहीं ना कहीं बिहार के बॉर्डर के पास, बिहार यूपी बॉर्डर के पास, झारखंड के बॉर्डर के पास पकड़े जा रहे हैं या वो वहां प्रवेश कर रहे हैं। तो उनकी संख्या भी बिहार सरकार के पास जब तक वहां से एकीकृत नहीं किया जाएगा कि वहां लोकल डीएम जिनको ये जानकारी है और वो देख रहे हैं कितने लोग आ रहे हैं, तो सही आंकड़ा जो है मिल पाना अभी थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन ये बात तय है कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं बिहार, बहुत सारे लोग आना चाह रहे हैं बिहार, लेकिन रोजी रोटी का भी संकट होगा। इसको लेकर के स्किल का प्रोग्राम भी चला रही है बिहार सरकार। तो बिहार सरकार की तरफ से सब पॉजिटिव है, विपक्ष की तरफ से सब नेगेटिव है। जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं जिस वर्ड का आपने जिक्र किया था उसे एक बार फिर से मैं दोहराना चाहूंगा, जब राज्य में इलेक्शन हो तो कंपल्सन और पॉलिटिक्स हो ही जाती है। और देश में करीब 13 करोड़ 90 लाख प्रवासी मजदूर हैं, ज्यादातर बिहार झारखंड के ही हैं, 12% दिल्ली में रहते हैं, तो उनकी वापसी अब कैसे होगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आज 3 बजे ट्रेन चलने वाली। तमाम जानकारी देने के लिए अजय आपका शुक्रिया। वहीं लॉकडाउन में फंसे मजदूरों को गंतव्य स्थान तक पहुंचाने, उन्हें भोजन कराने और साथ ही कई चीजों को लेकर सरकार की तरफ से लाख दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। लॉकडाउन की वजह से एक एक दाने को मोहताज मजदूर धनबाद से पैदल रांची के लिए चलने का फैसला उन्होंने कर लिया। मजदूरों ने धनबाद के बैंक मोड़ थाने से भी संपर्क किया। पुलिस ने सहयोग करने के बजाय पैदल जाने की सलाह दी है। सभी मजदूर बोकारो पहुंचे, जहां सेवा दल के लोगों ने सभी मजदूरों को रोककर इसकी खबर पुलिस को दी और खाना खिलाकर अपनी देखरेख में रखा है। दिया था और काम आए थे उसको, बात तो नहीं दिया। उसके बाद बोल रहा था जाओ घर, बोल के खाना वाना कुछ मिलने नहीं कर रहा था। एक टाइम जैसे मिल रहा था कभी कभी, तो रात को ऐसे भूखे रहते थे, जो रहते थे रूम में उसका गाड़ी के अंदर, उसको तो मशीन चढ़ा दिया। उसके बाद बोल रहा है फिर बारिश होता है, फिर भीजते हैं, क्या करें, कितना जुलूम सहेंगे। धनबाद से। धनबाद में कहाँ काम करता था? गांधीनगर में। गांधीनगर में क्या कंपनी का नाम था? L&T कंपनी। और तुम लोगों को पैसा वैसा दिया? पैसा कमाए थे वाला दिया। उसके बाद यहाँ लॉकडाउन हुआ, उसके बाद नहीं मिल रहा था कुछ नहीं, खाने के लिए भी नहीं और
हाजिरी भरवा रहा। तो कैसे इतने दिन तक काम चल रहा था? काम पहले चला था, उसका पैसा दिया, उसके लॉकडाउन के बाद नहीं दे रहा। और तुम लोग पैदल चल दिया? हाँ पैदल से गए थे थाना, तो थाना ने बोले तो जाने से बोल दिया इसके फिर चला। आप भी एल&टी में ही काम कर रहे हो? एल&टी कंपनी। एल&टी वाला पैसा नहीं दिया आपको? जो कमाने फिर उसको दिया तो फिर खाने पीने के लिए नहीं दिया। खाने पीने के लिए नहीं दिया? पुलिस से वहाँ जाके संपर्क किया आप लोग? हाँ, थाना में बोला कि गए तो फिर बोला कि जाओ करके बोला। पुलिस वाला बोल दिया कि जाओ? हाँ, थाना में। यह है कि सुबह 7:30 बजे हम दुकान जैसे खोले हैं, इसमें देखे झुंड में ये 8-9 लड़के जो जा रहे थे, उसको रोका, उससे पूछा कि कहाँ से आ रहे हो बाबू? तो कहा कि धनबाद से आ रहे हैं। तो कहाँ जाओगे? कहाँ? रांची जाएंगे। तो बोला कि हम लोग खाना पीना भी कुछ नहीं खाए हैं, पैदल रात में चले हैं और अभी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इसकी सूचना जिला प्रशासन थाना को भी दे दिया गया, थाना भी आया था, बोला है कि DTO के यहाँ इनको भेज दीजिए, वहाँ से इनका पास बन जाएगा। अभी इनको चाय पानी नाश्ता मैंने करा दिया है, उसके बाद की जो प्रक्रिया है अपना प्रशासन समझेंगे। मैं इनको DTO ऑफिस जाके छोड़ दूंगा एक लड़के को, अगर पास वहाँ से उपलब्ध हो जाएगा तो ये जाएंगे, अदरवाइज जो है अपना जिला प्रशासन जो है। के हंदवाड़ा में आतंकी मुठभेड़ में शहीद हुए संतोष मिश्रा के परिजनों से मुलाकात करने के लिए खुद डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे पहुंचे। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने पहुंचकर उनके परिजनों को ढांढस बंधाया, मुलाकात की और शहीद के परिजन को सलाम करते हुए कहा कि धन्य है ये परिजन जिसके घर में भारत माता के ऐसे सपूत ने जन्म लिया, जिसकी शहादत पर पूरा देश मायूस होते हुए भी गर्वान्वित महसूस कर रहा है। इस दौरान जिले के सभी आला अधिकारी भी मौजूद रहे। राज्य के पुलिस मुखिया गुप्तेश्वर पांडे ने 11 लाख रुपए का चेक भी शहीद के परिजन को सौंपा और घंटों रहकर परिजन को धैर्य दिलाने की कोशिश की। जो सीमा पर, सरहद पर समेत जो शहादत देते हैं, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हो, चाहे आर्मी के जवान हो, इस पर हमेशा भारत को गर्व रहा है। इन्हीं के चलते आज हम लोग सुरक्षित हैं। पैसे का जहाँ तक बात है, बिहार सरकार का या भारत सरकार का, वो बहुत करोड़ सब जोड़ करके 1 करोड़ से ज्यादा रुपया मिलता है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। उनका पे भी मिलता है जब तक है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। पैसे की तो कोई कमी नहीं होगी, लेकिन जो ह्यूमन लाइफ का, जो आदमी का नुकसान हुआ, उसकी भरपाई नहीं की। उधर कटिहार के कुरसेला प्रखंड के गंगा कोसी नदी के मिलन स्थल के गंगा दियारा क्षेत्र में नाव से नदी पार कर अपने घर जा रहे 15 किसानों की नाव डूब गई। नाव डूबने से 7 लोग लापता हो गए हैं। घटना की वजह तेज आंधी और बारिश बताई जा रही है। बताते चलें कि नाव में कुल 15 लोग सवार थे, जिसमें 8 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन अभी भी 7 लोग लापता हैं, जिनकी खोज अभी भी की जा रही है। हम आए थे तरबूजा के खेत और उस पार से नाव चल के आ रही थी गांव के तरफ। तो इसी दौरान कितना नाव था? 2 नाव था। तो इसी बीच आंधी बहुत तेज आया, तो हम खेत में थे, तो मेरा चचेरा भाई था खड़ा, तो हम देखे कि आंधी में नाव को लपेट के डुबा दिया और इतना तेज आंधी था कि नाव का पता नहीं चल रहा था कि नाव कहाँ डूबा। इसी बीच में हम तीनों भाई यहाँ से हेल गए उसको बचाने के लिए। हेल के जाके वहाँ पे 4 गो को बचाया एक नाव का, और 2 नहीं मिला, 2 लापता। उधर गया के विष्णुपद थाना क्षेत्र के मंगला गौरी के रहने वाले विक्रम शर्मा की पत्नी निशा शर्मा की मौत संदेहास्पद स्थिति में हो गई। घटना के बाद आनंद फानन में नवविवाहिता के शव को उसके पति ने अन्य एक व्यक्ति के साथ मिलकर बाइक पर ले गए और शमशान घाट में दाह संस्कार किया। आपको बता दें कि मोहल्ले और पड़ोसियों के पूछने पर मृतका के पति विक्रम द्वारा बताया गया कि उसकी पत्नी सीढ़ियों से गिरने के बाद इस तरह की घटना ये हुई है। जबकि मंगला गौरी मोहल्ले के लोगों और आसपास के लोगों ने बताया कि विक्रम आए दिन अपनी पत्नी को मारपीट करता था, उसके साथ गाली गलौज भी किया करता था। घटना के बाद से ही मोहल्ले के लोग आक्रोशित हैं और इकट्ठा होकर मामले में पुलिस जांच की मांग करते नजर आ रहे हैं।
हुआ वहाँ पे 4 लड़का हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग बना के कैरम खेल रहे थे, तो मारपीट का आवाज हुआ और उसके बाद हम लोग हट गए वहाँ से। उसके बाद 10 बजे रात को डायरेक्ट न्यूज मिला कि मर गया। उसके बाद हम लोग जब गए तो बॉडी पूरा जल चुका था घाट पे। मेरे घर के पास पड़ोसी के साथ एक घटना घटा है जिसमें एक बहू की हत्या हुई है, और मैं दिन भर अपने घर के पास में ग्रिल पेंट कर रहा हूँ और संध्या ग्रिल तो पेंट कर रहा हूँ, लेकिन दिन भर कोई ऐसा घटना नहीं मिला ताकि इसे गिरने का आवाज, रोने का आवाज, कुछ हमको पता नहीं है। शाम के 6 बजे जब हम देख रहे हैं ग्रिल पेंट कर रहे हैं तो गाड़ी पर 2 मतलब कि भाई और एक जो बहू है तो उसको बैठा के ले गया और 3 घंटा के दरमियान उसका इसी के साथ वक्त एक ब्रेक का हो चला है, फौरन हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइए, देखते रहिए साधना प्लस। रहने की ताकत दुनिया को हमने दिखाई है, अकेले घर पर रहकर कोरोना की करनी विदाई है। स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रखेंगे, हर घंटे हम हाथ धोएंगे, ना भीड़ में जाएंगे, ना भीड़ हम बनाएंगे, झारखंड में कोरोना को नहीं फैलने देंगे। सजग रहेंगे, संयमित रहेंगे, अफवाहों को ना हम सुनेंगे, सरकार प्रशासन की हर बातों पर करेंगे अमल, कोरोना को हराकर लौटाएंगे हम चहल पहल। हर घंटे में 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोएं, जिनमें दिखे लक्षण उनसे 2 मीटर की दूरी बनाएं, लक्षण दिखने पर डॉक्टर से जांच करवाएं, नाक कान मुंह पर हाथ न लगाएं, हर क्षेत्र से कोरोना को भगाएं, सजग रहें, स्वस्थ रहें। हेमंत सरकार हर पल आपके साथ। सूचना और जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। प्रिय झारखंड वासियों, जोहार। आपको मालूम है हमारे राज्य में लॉकडाउन है और पूरे देश में भी लॉकडाउन है। आज पूरा देश और राज्य एक विकराल संक्रमण से गुजर रहा है। कोरोना वायरस की एक बीमारी फैल रही है, महामारी फैल रही है, और इससे बचाव के लिए हमने राज्य के अंदर में भी लॉकडाउन का आदेश दिया है। आज लॉकडाउन का मतलब है जो जहां है वहीं रहे, कम से कम लोगों के संपर्क में आए। बाकी जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, जो घरेलू उपयोग के सामानें हैं, वस्तुएं हैं, वो आप तक कैसे पहुंचे, ये इनकी सुनिश्चित सरकार कर रही है और वो आप तक पहुंचेगी। धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अब बात बोकारो की करते हैं, जहां के भैरमो अनुमंडल के बोकारो थर्मल थाना क्षेत्र अंतर्गत सीसीएल कथारा प्रक्षेत्र में पदस्थापित अधिकारी ओम प्रकाश सिंह पर गोमिया स्वांग की एक महिला ने बोकारो थर्मल थाने में यौन शोषण का मामला दर्ज कराया है। मामला दर्ज होने के बाद बोकारो थर्मल इंस्पेक्टर विनोद कुमार स्वयं जांच में जुट गए हैं। मामला दर्ज होने की पुष्टि बोकारो थर्मल इंस्पेक्टर विनोद कुमार ने करते हुए बताया कि एक महिला के द्वारा लिखित आवेदन दिया गया है। आवेदन के अनुसार सीसीएल कथारा प्रक्षेत्र कार्यालय में पदस्थापित पूर्व कार्मिक पदाधिकारी, जो वर्तमान में क्षेत्रीय प्रशिक्षण पदाधिकारी ओम प्रकाश सिंह ने साल 2018 के अप्रैल महीने में
अस्थायी नौकरी दिलाने के नाम से कथारा गेस्ट हाउस में बुलाकर उसके साथ यौन शोषण किया, जिस पर बोकारो थर्मल थाना में अलग अलग धाराओं में मुकदमा अब उसके खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। स्कूल स्वांग कोलेरी एरिया में है और क्या एक एम्प्लॉय हैं फोर्थ ग्रेड के, उन्होंने एक आवेदन दिया है कि उनके साथ सीसीएल के एक पदाधिकारी जो कथारा एरिया में पोस्टेड है 2017 में जान पहचान हुआ, नौकरी दिलाने के नाम पर उन्होंने इनका यौन शोषण किया है, तरह तरह से प्रताड़ित किया है, ब्लैकमेलिंग का प्रयास किया गया है। तो हम लोगों ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। प्राथमिकी दर्ज कर इससे संबंधित एविडेंस कलेक्ट किया जा रहा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, फिलहाल क्या ज्यादा जानकारी मिल रही है पूरे मामले पर? जी आदर्श जी, बता दो कि ये मामला अभी सुर्खियों में कथारा क्षेत्र में, चूंकि ये सीसीएल के पदाधिकारी हैं और इनके ऊपर आरोप लगाया गया, मामला भी दर्ज हो गया है। अब ये महिला जो आरोप लगाई है, हालांकि मामला 2018 का है और अब जाके ये आरोप लगाए कि नौकरी के देने के नाम पर झांसा लगाने का, झांसा देकर यौन शोषण का बात है। और एक बात और सामने खुल के आ रही है, ये सरस्वती पूजा लक्ष्मी पूजा के टाइम था, दिवाली के समय, उस समय ये सबसे बड़ी बात उभर के भी आ रही, पूरे क्षेत्र में ये चर्चा है कि दिवाली के अवसर पर ये मिलन समारोह किए थे और उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर बार बलाओं के साथ में डांस कर रहे थे, जिसके लेके ये सुर्खी बनी हुई है। और इससे कहीं न कहीं इस कड़ी को जोड़ा जा रहा है। इससे लग रहा है कि अयास मिजाज के लोग हैं और ये हो सकता है कि घटना तो, लेकिन अभी पुलिस इसकी जांच कर रही है, पुलिस मामला को दर्ज कर रही है, इंस्पेक्टर खुद देख रहे हैं। हालांकि इस तरह के कांड तो है कि डीएसपी लेवल का चीज है, डीएसपी लेवल देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इंस्पेक्टर जो देख रहे हैं वहां का है। और एक बात तो ये भी है कि ये लंबे समय 2 साल से जो ये मामला चल रही थी, अब इसमें गहराई से जांच के विषय में उस महिला की सत्यता कितना है, हालांकि फिलहाल मामला को दर्ज कर ली गई। जी आदर्श। लेकिन मनोज, इस बीच क्या महिला की तरफ से कोई रिएक्शन सामने आया है, कोई जानकारी वहां से मिल पाई है कि आखिर इतना लंबा वक्त क्यों लग गया? क्या किसी भी तरीके के उससे डराने धमकाने भी कभी काम किया जा रहा था क्या? नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई सामने उभर के नहीं आया डराने धमकाने का बात, क्योंकि ये मामला कल दर्ज हुआ है और अभी मतलब जांच में जो की जा रही है, इंस्पेक्टर साहब अभी जांच कर रहे हैं अपने हिसाब से। हालांकि जो मामला अगर दर्ज नहीं हुए रहते तो शायद कुछ रिएक्शन सामने उभर के आता है, लेकिन यहाँ जो इंस्पेक्टर साहब ने है वो जो बुद्धिमानी के काम किए को मामला दर्ज करने, लेडीज का फेवर में का जो मामला दर्ज किए हैं उसमें कांड अंकित भी कर लिया गया है। 376 भी उसमें धारा लगाया गया, 354 ये भी लगाया गया, 354 सी भी लगाया, 384 और 504 भी लगा हुआ है। इसलिए कहीं महिला को अब है कि इस तरह से बातें तो नहीं आ रही। हालांकि अब कुछ दिन या 1-2 दिन के बाद अगर महिला के साथ में कुछ टॉर्चर या कुछ धमकी वाली बात आती है तो हम लोग उसको नजर बनाए हुए हैं। अगर इस तरह से ऐसी कोई स्थिति आती है तो हम लोग इसको देखेंगे कि क्या स्थिति है, उसके अनुसार से फिर आगे के जो होगा दी जाएगी जानकारी। बिल्कुल, जाहिर तौर पर आप नजर भी बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए मनोज, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। उधर कैमूर पुलिस ने NH2 पर वाहन लूट का अंजाम देने वाले अंतर जिला गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि उनके पास से पुलिस ने 30,000 रुपए के साथ 2 बाइक, 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। वहीं एक आरोपी ने तो थाना अध्यक्ष को रिश्वत की पेशकश तक कर डाली। कैमूर एसपी दिलनवाज अहमद ने बताया कि अप्रैल महीने के आखिर में 2 ट्रैक्टर की लूट की घटना को इन्होंने अंजाम दिया था। उसके खुलासे को लेकर पुलिस काफी लंबे समय से कोशिश कर रही थी और अब कामयाबी हाथ लगी है। का ऑफर दिए थे। हाँ, ट्रैक्टर का बोले कि सर बोले ट्रैक्टर दिला दो, हम सर बोले कि सर हम अपना पॉकेट से जितना ट्रैक्टर का खर्चा मिलता होगा उतना खर्चा हम दे देंगे। कितना का मिलता होगा ट्रैक्टर लगभग? लमसम 6-7 लाख। मतलब 6-7 लाख दे देंगे तो हमारा मैंने केस छोड़ दीजिए, मतलब हमको निकाल दीजिए ही ना। हाँ सर। अप्रैल माह में 1 सप्ताह के अंदर, अंतिम सप्ताह में ट्रैक्टर लूट की 2 घटनाएं हुई थी, एक NH पर और एक स्टेट हाईवे पर। उसमें अपराधी ट्रैक्टर चालक का हाथ पैर बांध करके और ट्रैक्टर लेकर के फरार हो जाते थे। इसी क्रम में एक टीम बनाई गई थी, इसमें कुदरा थाना प्रभारी, सोलन थाना प्रभारी और DIU की टीम थी और वैज्ञानिक अनुसंधान से इस कांड के गिरोह का सफल उद्भेदन हुआ।
जिसमें लूट की मोबाइल और ट्रैक्टर लूट कर बेचे गए पैसे 30,000 रुपये। उधर चतरा पुलिस को भी एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने एक बार फिर जिले में सक्रिय अफीम तस्करों के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। एसपी ऋषभ झा को मिली गुप्त सूचना के आधार पर चलाए गए विशेष छापामारी अभियान के दौरान कुंदा थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र के गेंदरा गांव से 8.5 किलो गीला अफीम बरामद किया। साथ ही मौके से लॉकडाउन अवधि में अफीम को एकत्रित कर तस्करी के फिराक में लगे उपेंद्र गंझू नामक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। वहीं थाना प्रभारी ने बताया कि गिरफ्तार तस्कर को पूछताछ के बाद जेल भेज दिया जाएगा। चतरा को एक गुप्त सूचना मिली कि ग्राम गेंद्रा में उपेंद्र गंझू पिता स्वर्गीय तुलसी गंझू के घर पे अवैध रूप से गीला अफीम छिपा कर रखा हुआ है। जिस सूचना के आलोक में एक छापामारी टीम गठन की गई। छापामारी टीम में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सिमरिया, पुलिस निरीक्षक सिमरिया, पुलिस निरीक्षक प्रतापपुर, थाना प्रभारी कुंदा, परिपुआनी कमलेश तिर्की, साने राजेश राम, साने गौकरण कुमार एवं 60 जवानों के साथ छापामारी किया गया। छापामारी क्रम में उपेंद्र गंझू के घर से कुल 8 किलो 550 किलोग्राम गीला अफीम बरामद किया गया। प्रवासी मजदूरों की वापसी की प्रक्रिया में गहन राजनीति देखने को मिल रही है। एक तरफ बिहार सरकार किसी भी मजदूर से किराया नहीं लेने की बात करती है, तो दूसरी तरफ केरल से नवादा आए प्रवासी मजदूर किराया वसूले जाने की बात कह रहे हैं। आपको बता दें कि नवादा के कवाकोल प्रखंड के बापू इंटर कॉलेज में आए मजदूरों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये विद्यालय है, लेकिन इस बीच मजदूरों का कहना है कि ना ही बिजली की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है और ना ही उन्हें भोजन मिल रहा है। लोग केरला एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट जाना कहाँ? जाना है कौवाकोल प्रखंड, तलहट्टा धमनी गांव, मधुरापुर, यही सब लोग। आप लोग आए किस तरह से? ट्रेन से? ट्रेन से आए। कहाँ उतरे ट्रेन से? ट्रेन से पटना से दानापुर। आप लोग से किराया भी लिया गया था? जी। कितना किराया लिया गया था? 965 रुपये। 965। उतरने के बाद आपसे किराया लिया गया? उतरने के बाद नहीं, ट्रेन रिसीव करने के समय ही ले लिया था। 975 रुपये में आपको 65 रुपये। 965 रुपये में आपको भोजन वगैरह भी दिया गया था? हाँ, थोड़ा भोजन 2 टाइम मिला था, पानी भी मिला था। आसनसोल में खराब भोजन रहने के कारण सब फेंक दिया भोजन। हजारीबाग के चौपारण प्रखंड स्थित दादपुर के 6 बच्चे जंगली फल खाने से देर शाम बीमार हो गए। इस संबंध में बच्चे के पिता उदय सिंह ने बताया कि घर के बगल में एक जंगली पौधा लगा हुआ था, उसमें जो फल लगा हुआ था उसे बच्चे लगभग 2 बजे दिन में खा गए, जिससे बच्चों को शाम को अचानक उल्टी होने लगी। तो आनन फानन में सभी को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौपारण लाया गया। वहीं प्राथमिक चिकित्सा के बाद बच्चों की स्थिति फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। 3 बजे खेलने के क्रम में जेठोफा पलाश का बीज खा लिया। लोग बोलता है उससे डीजल बनता फल के आदि से और सब फूड पॉइजनिंग हो गया। रेफर कर रहे हैं? नहीं, सभी का इलाज करेंगे 1-2। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस।